बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर का लेसन नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सक्लूजन लेसन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो राइटर का तारफ़ है वो अलकाफुल का करवाता चलूँ। अक्सर राइटर के बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है, तो एन्ना मैकेंजी के नाम से अब याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएंगे एन्ना के नाम से आते हैं या मैकेंजी के नाम से आते हैं। हाउ डज़ एन्ना डिफ़ाइन हंगर, इस तरह का क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो एन्ना के बारे में हल्की फुल्की है। तो ये पहले तो ये है कि अगर आप लिखना चाहें तो आप साथ साथ बेशक अपनी बुक पे नोट भी कर लें। एन्ना का जो तल्लुक़ था वो न्यूजीलैंड से था और ये एज ए हेल्पर, गाइडर और इसके अलावा एक्टर है और इसके अलावा और बहुत सारे जो है ना इसने फंक्शन पे अटेंड कर, एज ए मेंटर के तौर पे, एज ए ट्यूटर के तौर पे भी इसने वर्क किया है और बड़ी वाइज एडवाइज़र भी रही है। तो इसने दुनिया पे जो कहत साली पे एक उसने अपना स्केच दिया है, एक उसने अपना रसाला लिखा है, एक उसने अपना आर्टिकल लिखा है कि दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन में जो एक्सक्लूजन हुई है, जितनी पॉपुलेशन तबाह हुई है, दुनिया में कितने फेमाइन्स आए हैं और इन फेमाइन्स का दुनिया के अंदर क्या असर पड़ा है, दुनिया की आबादी क्यों बढ़ी है, आबादी बढ़ने से क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हुए हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो अभी तरक्की पजीर हैं और कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। मतलब इसने अलग से लेकर ये तक सारा जो है ना एक नक्शा खींचा है। कैद कहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, कैद की वजह क्या है, बर्थ रेट अगर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, दुनिया के अंदर डेथ रेट की शरह क्या है, बर्थ रेट की शरह क्या है। एक पूरा जो है ना आबादी पे उसने पूरा एक नक्शा खींचा है, एक रसाला खींचा है। इस लेसन में आप जो है वो उसके टॉपिक से ही देख सकते हैं। इन्होंने हंगर और पॉपुलेशन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन कहते हैं बैंग को, BANG बैंग, धमाके को कहते हैं, और एक्सक्लूजन डिस्ट्रक्शन को भी कहते हैं, तबाह होने को भी कहते हैं। तो हंगर जो है वो एपिटाइट भी होता है, एपिटाइट PEPIT, एपिटाइट भूख को कहते हैं। हंगर भूख, और पॉपुलेशन आपको पता है आबादी को कहते हैं, और एक्सक्लूजन कहते हैं बैंक को, धमाके को। अच्छा, आप टॉपिक को अगर देखें तो हंगर भूख और आबादी की तबाहकारियाँ, भूख के साथ साथ आबादी कैसे तबाह हुई है, इस पूरे टॉपिक पे ना उसने एक आर्टिकल लिखा है जिससे आपको मैं डिटेल बता चुका हूँ कि इसके अंदर आप क्या कुछ पढ़ेंगे। तो लेसन में स्टार्ट करूँ तो काइंडली आप अपनी बुक सामने रखें ताकि आप अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो आप उसके मीनिंग साथ लिखते जाएं। और व्हाट इज़ लाइक टू बी रियली हंग्री, ट्रांसलेशन तो रिपीट नहीं होती, लेकिन ट्रांसलेशन सुनने का मकसद, आने का मकसद है कि आपको क्वेश्चन के आंसर आसानी से पिक हो सकते हैं अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छी इसकी आती है या अगर आपने ट्रांसलेशन की अच्छी सुनी हुई है। तो व्हाट इज़ लाइक टू बी रियली हंग्री, व्हाट इज़ लाइक कैसा लगता है, टू बी रियली हंग्री, रियली वाकई, हकीकत में, हंग्री भूखा, हकीकत में भूखा होना कैसा लगता है, कैसा लगता होगा, कैसा लगता है। आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट कहते हैं होप को, एक्सपेक्ट होप उम्मीद को। आई एक्सपेक्ट, आई थिंक के सेंस में भी है, मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है, मैं तवक्को रखती हूँ, डैट एट सम टाइम्स यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम। ऐसे है कि भूख को डिफाइन कर रही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लें कि हाउ डज एन्ना डिफाइन हंगर, या हाउ डज द राइटर डिफाइन हंगर, हंगर को कैसे डिफाइन करती है। तो वो कहती है कि उम्मीद है कि मैं तवक्को रखती हूँ, डैट एट सम टाइम्स, कभी कभार, यू हैव ऑल कम होम, आप सारे घर आते हैं, आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम, एनर्जी वाली गेम खेल के। एनर्जी वाली गेम कौन सी होती है, जिसमें आपकी ताकत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। आप देख रहे हैं नेट बॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये एनर्जी वाली गेम्स होती हैं। तो कहते हैं अगर आप एनर्जी वाली गेम्स खेल के घर वापस आते हैं, आप फुटबॉल और नेट बॉल, फुटबॉल हो सकती है वो गेम, नेट बॉल हो सकती है, और आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और चंद घंटों के बाद, व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट, और फिर क्योंकि गेम खेल के टू बिजी, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं टू ईट, खाने में, एंड सेड, और कहते हैं आई एम स्टारविंग, स्टारविंग कहते हैं, स्टार्व कहते हैं हंगरी को। अब स्टार्व, फेमाइन और हंगर, ये तीन वर्ड आप देख लें, मुख्तलिफ तरह से रिपीट होंगे, मतलब इनका भूख लगना है, मतलब इनका क्या होना है। अब कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं वहाँ पे और एनर्जी ज़ाया हुई है आपकी, आपको भूख लग रही है, तो आप कहते हैं कि आई एम स्टारविंग, आई एम फीलिंग हंगरी, मुझे महसूस हो रही है, भूख महसूस हो रही है। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, आपकी ये जो हंगर है लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग मतलब बाकी रहती है। अब ये भूख आपकी, वो कहती है, अब भूख का मतलब ये नहीं कि आप गेम खेल के आए और आपको भूख लग गई है, आप कहते हो मैं भूखा हूँ। रियली हंगर क्या होती है उसको डिफाइन कर रही है। इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू,
कहते हैं कि आप क्या हुआ है, आई डिड नॉट, ये भूख आपकी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, इतनी ज़्यादा देर नहीं रहती। इफ़ योर मील वाज नॉट रेडी, अगर आपका मील, अगर आपका खाना वाज नॉट रेडी, अगर वो रेडी नहीं होता, फॉर यू, आपके लिए, आफ्टर अ फ्यू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर रोटी के लिए भी यूज़ होता है। ब्रेड एंड बटर की स्लाइसिस, आप ब्रेड और बटर की, आप ब्रेड के साथ बटर मिक्स करते हैं, ब्रेड डबल रोटी जो हो गया, और बटर आपको पता है मक्खन को कहते हैं। आप स्लाइसिस आपको पता है जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े लिए मक्खन के साथ, और फिर क्या, यू फॉरगॉट ऑल अबाउट दोस हंगर पेंग्स, पेंग्स कहते हैं पेन को, दर्द को। अब क्या हुआ है कि आपने डबल रोटी खाई है, स्लाइसिस लिए हैं आपने, मक्खन के साथ लिए हैं, और उसके बाद आपने अपना क्या, जो भी भूख थी वो ख़त्म हो गई आपकी, आप भूख को, आपका खाना रेडी नहीं था, आपने डबल रोटी की, आपने ब्रेड की कुछ स्लाइसिस ले ली, कुछ आपने पीसीस ले लिए, वो खाने के बाद आपका भूख तकरीबन वो जो है किसी हद तक मिट जाती है। अन्ना कहती है भूख ये नहीं होती, आपको भूख लगी है खाना खाने के लिए, आपका भूख लगी है, आप गेम खेल के आए हो, या आप बाहर से कोई भी एनर्जी वाली गेम करके आए हो और आके आप कहते हो मुझे भूख है, भूख ये नहीं होती। भूख क्या होती है उसको डिफाइन करती है, बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील फॉर अ होल डे। हंगर डज नॉट मीन, हंगर का ये मतलब नहीं होता आप मिसिंग वन मील, एक वक्त का खाना आपने छोड़ दिया, किसी वजह से आप शायद बिजी रहे, आप नहीं खा सके, या आपका खाना रेडी नहीं था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हंगर का ये मतलब नहीं है, याद रखिए क्वेश्चन इसका रिपीट होता है, हाउ डज एन्ना डिफाइन हंगर, और दूसरा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एन्ना जो राइटर है उसका आप देख ले, उसका हवाला है कि एन्ना हंगर को कैसे डिफाइन करती है। वो कहती है हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील, हंगर का ये मतलब नहीं होता कि आप एक खाना छोड़ दें, और इवन मील फॉर अ होल डे, होल कंप्लीट डे, या पूरा दिन आप खाना नहीं खाएं, किसी वजह से आप पूरा दिन खाना नहीं खा सकते। तो कहता है ये मतलब नहीं कि एक वक्त का खाना नहीं खाया या पूरे दिन का खाना नहीं खाया, इट मीन्स हैविंग, नेवर हैविंग एनफ टू ईट, नेवर कभी नहीं हैविंग आपके पास होता एनफ इतना टू ईट खाने के लिए। मतलब ये जिस तरह आप भूखे देख लें, आप जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जिनके पास कोई जरिया नहीं होता, जिनके पास खुराक नहीं होते, जिनके घर देखे डिब्बे सारे खाली पड़े होंगे आपको, ये हंगर होती है कि आपके पास खाना मौजूद ही ना हो। इट मीन्स नेवर हैविंग एनफ टू ईट, इसका मतलब आपके पास खाना ही ना हो। इट मीन्स इसका ये मतलब होता है व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट, अगर आपके पास, व्हेन यू हैव हैड, अगर आपके पास समथिंग कुछ ईट खाने के लिए हो, एट लीस्ट एज मच अगेन, आप इतना है कि वो, आप इस पहले बात को सुन ले, जिस तरह कहते हैं कि आपने खाना खाया, किसी तरह से आपको खाना किसी कहीं से मिल भी गया, अब खाना इतना है, आपको अगर 2 रोटियों की भूख है, हो सकता है आपको सिर्फ आधी रोटी मिली हो, अब आधी रोटी खाने के बाद आपको आधी रोटी की भूख और पड़ी हो, आपको एक रोटी की भूख और पड़ी हो, एज मच अगेन, जिस तरह आप इस लाइन को देखें, एज मच अगेन, हैव हैड समथिंग टू ईट, अगर आपने कुछ खाया भी है, एट लीस्ट एज मच अगेन, आप उतना और खा सकते हैं, लेकिन आपके पास खाने के लिए है मौजूद नहीं है, जो खाया आपने वो भी पता नहीं शायद रास्ते से पड़ा हुआ है या किसी ने दिया है, लेकिन थोड़ा दिया है, आपकी भूख नहीं मिट सकी। एज मच अगेन, आप उतना और खाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है। इट आल्सो मीन, इसका ये मतलब भी है, इन विच, एक ऐसी, इट आल्सो मीन्स अ सिचुएशन, ये एक ऐसी हालत है, इन विच, जिसमें यू आर वॉन्डरिंग, वॉन्डर आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, WONDER वॉन्डर, और WANDER वॉन्डर में काइंडली फ़र्क रखें आप। वॉन्डर सरप्राइज़ को कहते हैं, WON वाला वॉन्डर सरप्राइज होता है, हैरान होता है, और WAN वॉन्डर जो होता है वो घूमने फिरने को कहते हैं, आवारा घूमने को कहते हैं। अब यू ऑलवेज वॉन्डरिंग, आप सरप्राइज हैं, आप हैरान हो रहे होते हैं, वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्राम, आपका अगला खाना कहाँ से आएगा, आपको ये नहीं पता होता कि आपका खाना कहाँ से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, जो दिया है, जो भी मिला है, जो खाया है, अब वो भी मिल गया, लेकिन उसके बाद आपकी भूख भी नहीं मिटी, लेकिन अगला खाना भी आपको नहीं मिलने वाला। अब इवन इफ़ देयर विल बी अ नेक्स्ट मील, क्या नेक्स्ट मील के कोई खाना आएगा आगे वाला। अब ये उसकी डेफिनेशन जो है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये एन्ना की डेफिनेशन है, एन्ना जो डिफाइन करती है, ये क्वेश्चन अलग से आता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता होता है, हाउ डज आर्थर होप क्राफ्ट से अबाउट द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ कीनिया। आर्थर मुसन्नफ़ जो है, होप क्राफ्ट इसका नाम था, ब्रिटिश मुसन्नफ़ था, ब्रिटिश से इसका तल्लक है, और गार्डियन, यहाँ पे देख लें, गार्डियन न्यूज़पेपर है जो ब्रिटिश का न्यूज़पेपर है, बरतानिया का न्यूज़पेपर है। अब इस बरतानिया का न्यूज़पेपर को लिखने वाला जो कारी है, जो मुसन्नफ़ है, अब उसका नाम आर्थर है, ठीक है, इस न्यूज़पेपर को लिखने वाला।
अब इस न्यूज़पेपर में एक खबर ये शाया करता है अबाउट द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ कीनिया, बच्चे जो भूखे हैं कीनिया के। कीनिया में आर्थर ने कुछ भूखे बच्चे देखे तो उनका उसने इस गार्डियन न्यूज़पेपर में हवाला दिया कि बच्चों की हालत कुछ इस तरह की थी। अब वही क्वेश्चन बना है कि हाउ डज आर्थर होपक्राफ्ट ये तो आर्थर होपक्राफ्ट से क्या क्या कहता है अबाउट द हंग्री चिल्ड्रन ऑफ कीनिया, ये जो हंग्री चिल्ड्रन ऑफ कीनिया, कीनिया के जो हंग्री चिल्ड्रन उसने भूखे बच्चे देखे उनके बारे में वो क्या कहता है, क्या लिखा उसने गार्डियन न्यूज़पेपर में। तो क्या लिखता है आर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन का जो आर्थर होपक्राफ्ट है सेड कहता है ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, हंग्री चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के बारे में लिखता है आफ्टर विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर। न्यूट्रिशन आपको पता है जहाँ पे नोरिशमेंट होती है, जहाँ पे नशोनुमा होती है, जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है, जहाँ पे दवाएं वगैरह ग़िज़ाएं वगैरह दी जाती हैं। अब कीनिया में एक न्यूट्रिशन सेंटर था, खाना खिलाने वाला सेंटर था, वहाँ पे उसने विज़िट किया। अब विज़िट करके बच्चों की हालत उसने देखी, क्या बच्चों की हालत थी, इन्वर्टेड कामा में उसने हालत कुछ लिखी है, यहाँ तक ये सारी बातें हैं, यही आपका क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। अब कहता है कि दे आर द चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चे थे हुज आइज स्टेयर एज इफ ब्लाइंड, हुज वो बच्चे ऐसे थे हुज आइज जिनकी आंखें जो थी स्टेयर, वो स्टेयर ग्लेयर घूर रही थी, वो अपनी आंखों से घूर रहे थे एज इफ ऐसे जैसे ब्लाइंड है, शायद उनकी आंखों में इतनी हरकत भी नहीं थी, शायद जिस तरह आप ब्लाइंड को देखें ना उसकी आंखें एक जगह पे रुकी हुई होती हैं, इन बच्चों की आंखें एक जगह पे रुकी हुई थी, किस तरह जैसे कि ब्लाइंड होता है, जैसे अंधा हो। हुज लेग्स, उनकी टांगे एंड आर्म्स और उनके बाजू जो थे आर लाइक स्टिक्स ऑफ ल्यूकर आइस, ल्यूकर आइस आम जुबान में हम उसे मलट्ठी कहते हैं। आपको पता है जो खांसी वगैरह के लिए या जो एक मेडिसन के तौर पे जो यूज़ होती है, एक लकड़ी है, एक दरख्त की लकड़ी है, छोटी सी टहनी है जो एज मेडिसन के तौर पे यूज़ होती है। अब ल्यूकर आइस को अगर आप हम अपनी आम जुबान में से मलट्ठी के नाम से जाना जाता है, तो अगर आप इसे इंटरनेट पर सर्च करें आपको विद पिक्चर छोटी सी होती है, लकड़ी होती है, छोटी सी दरख्त का छोटा सा टुकड़ा होता है, मेडिसन के तौर पे यूज़ होता है, ख़ास तौर पे खांसी वगैरह के लिए और गले के अमराज के लिए इसे ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है। अब इसकी सिमिली यूज़ कर रहा है कि इस ल्यूकर आइस के साथ कंपेयर कर रहा है, क्या कि जिस तरह ये पतली होती है ल्यूकर आइस, जिस तरह ये बिल्कुल हल्की सी होती है, इस तरह बिल्कुल उनके आर्म्स, उनके बच्चों के आर्म्स जो थे और उनकी लेग्स जो थी, ये दोनों आर्म्स उनके और लेग्स जो थी वो लाइक ल्यूकर आइस, जिस तरह वो ल्यूकर आइस, जिस तरह वो मलट्ठी की जो टहनी होती है, छोटी सी वो टहनी होती है, उसकी तरह उन बच्चों की टांगे और उन बच्चों के बाजू थे। उनके साथ कंपेयर करके कह रहे हैं हु नाइदर कराए, वो बच्चे ऐसे थे नाइदर ना तो कराए, वो रो सकते थे, नार लाफ ना वो हंस सकते थे, शायद उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो हंस सकें या रो सकें, उनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन थी। एंड हुज वेट 10 पाउंड, अब उनका जो वज़न था 10 पाउंड था एट द एज ऑफ 2 ईयर, जबकि वो 2 साल के थे। 10 पाउंड का वज़न है और उनका जो है वो 2 साल के बच्चे थे। ये उसके क्वेश्चन आर्थर होपक्राफ्ट ने जो कीनिया के बच्चों के बारे में लिखा है। फेमाइन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, यहाँ तक तो उसने इंट्रोडक्शन दिया, भूख का इंट्रोडक्शन दिया, भूख बेसिकली क्या होती है। आगे ये पैराग्राफ है अबाउट फेमाइंस है, फेमाइन के बारे में, फेमाइन जो कहत होता है, कहत वगैरह के बारे में उसने पैराग्राफ लिखा है। फेमाइन हैज़ बीन प्रॉब्लम सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, फेमाइन जो है वो मसला रहा है सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, शुरुआत से ही हमारा फेमाइन का मसला रहा है, कहत का मसला रहा है। द अर्ली हंटर, जो हमारे शुरू के हंटर जो शिकारी थे, सफर्ड ग्रेव शॉर्टेज, ग्रेव वेरी सीरियस, ठीक है, ग्रेव शॉर्टेज, उन्हें बड़ी कमी महसूस की है, बड़ी सीरियस कमी उन्होंने महसूस की है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के दौरानिए में। एंड क्वाइट ऑफन, अच्छा देखें हंटर्स जो पहले आप अगर आप देखें तो हंटर्स जो शिकार वगैरह किया करते थे, क्योंकि ये ज़रात वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो जो हंटर थे शिकारी थे, अब वो शिकारी क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करके वो अपना और अपनी फैमिली का पेट पाला करते थे। अब क्या हुआ कि जब विंटर मंथ्स आते थे, आपको पता है सर्दियों के दौरानिए में बर्फ़बारी की वजह से जानवर जो हैं वो सारे रोपोश होते हैं, वो सारे छुप जाते हैं और हंटर्स को खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि खुद भी भूखे मरेंगे, साथ अपनी फैमिली भी उसमें भूखी मरती है। अब ये वही बात कर रहा है कि हंटर्स जो शुरुआती हंटर्स जो शिकारी थे, उनको भी बड़ा कैद का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जब भी सर्दियों का दौरानिया आता था। एंड क्वाइट ऑफन, और अक्सर औकात, दीज वर सीरियस एनफ, उनके जो कैद हुआ करते थे बड़े सीरियस हुआ करते थे, सीरियस एनफ, इतने सीरियस हुआ करते थे टू मीन, इसका ये मतलब होता था स्टारवेशन, भूख, टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली,
खाने के कुछ मिलेगा नहीं, शिकार कुछ मिला नहीं है, इसका मतलब है भूख बर्दाश्त करनी है फॉर हिम, खुद भी एंड इस फैमिली, उसकी ख़ानदान भी भूख बर्दाश्त करनी है। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो फेमाइन है कार्व्ड इन ग्रेनाइट, जो पत्थर पे जो लिखा हुआ है फेमाइन, डिस्कस द फेमाइन कार्व्ड इन, द फर्स्ट फेमाइन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फेमाइन जो है वो पत्थर पे जो लिखा हुआ है फेमाइन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह आप इसको माइंड में रख ले कि फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन, जो सबसे पहला फेमाइन था वो कौन सा था, या वो फेमाइन वही फेमान जो पत्थर पे लिखा हुआ था वो फेमाइन, उस फेमान के बारे में क्या लिखा गया था। जो सबसे पहला फेमाइन जो हमें मिलता है, जिसका रिकॉर्ड मिलता है, वाज कार्व्ड, कार्व्ड कहते हैं रिटर्न है, ठीक है। जो बता रहा हूँ आप उसके साथ साथ लिखते रहे, साथ साथ आप उनको मीनिंग नोट करते रहे। कार्व्ड इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहते हैं स्टोन को, कार्व्ड कहते हैं रिटर्न को। अब वो जो पहला फेमाइन था वो स्टोन के ऊपर लिखा गया था बाय इजिप्टियन फेरो, फेरो आपको पता है फिरौन को कहा जाता है, तो इजिप्टियन, इजिप्ट से इजिप्टियन है, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, तो मिस्र के जो फिरौन था उसके दौर में ये कैद आया था, और इसने उस कैद को अपने एक पत्थर के ऊपर, क्योंकि लिखने का रवाज नहीं हुआ करता था तो लोग पत्थरों के ऊपर और पत्तों के ऊपर लिखा करते थे, उसने वो जो कैद था महफूज रखने के लिए उसकी तबाहकारियाँ एक पत्थर के ऊपर उसने इस कैद का हवाला लिख दिया था। ही सेड, उसने कहा। अब क्या उस कैद का हवाला था कि अब ये फर्स्ट फेमाइन था वो, उसको आप याद रखें कि फर्स्ट फेमाइन के बारे में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फेमाइन और फेमाइन इन बाइबल दोनों में अलग क्वेश्चन है, दोनों याद रखने हैं आपने। पहला फेमाइन कौन सा था और वो फेमाइन, डिस्कस द फेमाइन मेंशन्ड इन बाइबल, दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम फर्स्ट फेमाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, बाइबल वाला आगे वाला आएगा कि बाइबल में जो मुकद्दस किताब है उसमें फेमाइन कौन सा दर्ज है, लेकिन अभी जो फेमाइन है वो फर्स्ट फेमाइन के बारे में है। तो कहता है, फिरौन कहता है ड्यूरिंग माई रेन, रेन आपको पता है हुकूमत, दौरे हुकूमत को कहते हैं, वो कहता है ड्यूरिंग माई रेन, मेरी दौरे हुकूमत में, द नाइल, नाइल दरिया नीलम जो है, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा मारा। खैर वो एक अलग स्टोरी है, आपको दरिया नील जो है वो आपको याद होगा कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का आपस में वो जो लश्कर आमने सामने हुआ था और मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारा उनका पार हो गई, तो बाकी जो वो दरमियान में डूब गए थे। तो ये नाइल जो था हैज़ नॉट बीन इन फ्लड, दरिया नील, जो दरिया नील था वो खुश्क हो गया था, फ्लड उसमें सैलाब नहीं था फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक उसके अंदर पानी नहीं आया, ठीक है। अब वो पानी ना होने की वजह से जो भी जरखेज़ी थी वो रुक गई। अब जरखेज़ी रुकी तो उसमें जो प्रोडक्शन थी, जो पैदावार थी वो भी रुक गई, पैदावार रुकी तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और वहाँ पे 7 साल तक फेमाइन रहा। कॉर्न इज स्कैर्स, स्कैर्स कहते हैं किसी चीज़ की लैक, कमी हो जाना, स्कैर्स, कॉर्न अनाज जो था स्कैर्स वो कम पड़ गया, ठीक है। एंड फूड इज़ लैकिंग, जो फूड खाना था वो लैक, आपको भी बताया लैक कहते हैं किसी चीज़ का थोड़ा हो जाना। दोज हु कैन, अब हालत लोगों की क्या थी, दोज हु कैन रैन, वो लोग जो भाग सकते थे, कैन नॉट इवन वॉक, उनमें इतनी भी सकत ना रही कि वो वॉक कर सकें। द फूड बिन्स आर ब्रोकन, खुराक की जो बिन्स, जो टोकरियाँ थी है ब्रोकन, और ब्रोकन वो टूटी पड़ी हुई थी, ओपन खुली हुई थी, एंड एम्प्टी और खाली थी। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, यहाँ ये हर चीज़ का अख्ताम था, इतना बुरी हालत थी उस फेमाइन की। ये नोटिस कामा में ये फर्स्ट फेमाइन है, यहाँ से लेकर आप ये देखिए ऊपर जो है ड्यूरिंग माई रेन से, ये इसका फर्स्ट फेमाइन है, जो फर्स्ट फेमाइन जो फिरौन के दौर में आया और ग्रेनाइट के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दर्ज था ये, ठीक है। वी रीड इन द बाइबल, ये सेकंड फेमाइन जो बाइबल की है, दोनों में क्वेश्चन याद रखना है। फर्स्ट फेमाइन में अगर आया तो आए तो ये वाला लिखेंगे, और बाइबल वाला आए तो आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये बाइबल वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता रहता है। डिस्कस द फेमाइन मेंशन्ड इन द बाइबल, रीड इन द बाइबल, बाइबल में हम जो रीड करते हैं ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमाइन, बहुत से फेमाइन बाइबल में रीड करते हैं। देयर वर 7 ईयर्स ऑफ फेमाइन, एक फेमाइन जो था वहाँ पे मेंशन है 7 ईयर्स ऑफ फेमाइन, 7 साल तक कैद रहा इन इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र में, एंड द सराउंडिंग, सराउंडिंग कहते हैं जो नियर बाय एरियाज होते हैं, जो पास पास के इलाके होते हैं, सराउंडिंग कंट्री साइड, पास पास के जो कंट्री थे वहाँ पे भी वो कहता आया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ, जोसेफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको इनका आपने इस बारे में आप इनके बारे में पूरा वाला पढ़ा हुआ, आपने पूरा किस्सा इसमें शायद पढ़ा होगा, मोस्टली बच्चे इनके बारे में जानते होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या था। अब उन्होंने इस कैद को, अल्लाह ताला ने उनको पहले खबर दे दी, उन्होंने इस कैद को पहले से ही जितनी उनकी मैनेजमेंट हो सकती थी, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त कर दिया, और नतीजा ये हुआ जो आस पास के ममालिक थे वो भूखे पड़ गए, और जब उन्हें पता चला कि मिस्र में इस शख्स के पास गला मौजूद है तो वो इनकी तरफ उन्होंने रुख किया, और लोगों ने इनके मुल्क में आके अनाज हासिल किया, और उन्हीं लोगों में इनका जो अपना भाई बिन्यामीन भी था
वो आपने स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें उन्हें कैद कर लिया गया था, उन्हें रोक दिया गया था, जान दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, तो उन्होंने खैर वो पूरा किस्सा जो अलग स्टोरी है। उस किस्से की जो जिक्र है वो बाइबल के अंदर भी है कि रसूलुल्लाह के दौर में जो कैद आया था, उन्होंने अपने भाई को भी, जो उनका भाई था वो खुद भी उनसे बदला लेने के लिए वहाँ पे पहुँचा था। खैर वो एक अलग सी स्टोरी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हवाला था, जो इजिप्ट में जो आया, वो बाइबल में भी मेंशन है। वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर, वाइड स्प्रेड कहते हैं, वाइड कहते हैं वसी को, स्प्रेड फैले को कहते हैं। दूर दूर तक फैली जो डिज़ास्टर, जो ये कैद थी, जो कैद साली थी, जो बीमारी थी, वाज ओनली अवर्टेड। अवर्टेड कहते हैं स्टॉप, अब लास्ट टाइम पेपर में रिपीट हुआ है। अवर्ट कहते हैं स्टॉप करने को, रोकने को। बाय द प्रीवियस, पहले से ही। कंपलसरी, कंपलसरी नेसेसरी कहते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले इनको आगाह कर दिया था, इन्होंने वक्त से पहले स्टोरेज ऑफ फूड कर लिया, खुराक को उन्होंने महफूज कर लिया अंडर जोसेफ मैनेजमेंट। और ये सारा मैनेज जोसेफ ने किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया ड्यूरिंग प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। प्लेंटीफुल कहते हैं नंबर ऑफ, बेशुमार, हार्वेस्ट कहते हैं फसल। उन्होंने पहले से ही अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने जो स्टोर रूम थे वहाँ पे उन्होंने स्टोर कर ली। इजिप्ट वाज सेव्ड, इजिप्ट को महफूज रखा गया फ्राम फेमाइन, कैद से, बाय दिस नेशनल एफर्ट, कौमी एफर्ट जो की उन्होंने, कौम की एफर्ट मिल के उन्होंने एफर्ट की, इस सारी एफर्ट से मुल्क सेव हो गया। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज, लेकिन आस पास के जो इलाके थे वर लेफ्ट हैंगरी, वो भूखे रह गए। जोसेफ ओन ब्रदर, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई थे, केम, वो आए टू इजिप्ट, मिस्र में, फ्राम पैलेस्टीन, फ़लस्तीन से, टू बाय ग्रेन, ग्रेन गल्ला ख़रीदने के लिए। पैलेस्टीन आपको पता है, मैंने बताया फ़लस्तीन है। तो ये सारी स्टोरी आपको एज ए मुस्लिम आपको पता होनी चाहिए। 12वें 13 पारे में ये सारी स्टोरी अल्लाह ताला ने कुरान में भी मेंशन की हुई है। फ्राम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तीसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से, फ्राम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तीसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर टू अबाउट 1800 तक, तीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक, देर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन, बड़े कैद पड़े हैं इन यूरोप, यूरोप के अंदर इन 3 डिफरेंट ईयर्स। आप इसमें भी एक क्वेश्चन आप इसमें भी नोट कर लें कि यहाँ पे फेमाइन इन यूरोप है, यहाँ पे देख लें फेमाइन इन यूरोप है, और दूसरा फेमाइंस ऑफ द वर्ल्ड, 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूरोप का जो फेमाइन है और उसके बाद दुनिया के अंदर फेमाइन है, दोनों में अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो यूरोप के फेमाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो कैद पड़े हैं। अब कहते हैं कि जीसा इस्लाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक बड़े रिकॉर्ड फेमाइन आए यूरोप के अंदर इन 350 डिफरेंट ईयर्स, 350 मुख्तलिफ सालों में। 1 फेमाइन एवरी 5 ईयर्स, 5 सालों में एक दफ़ा कैद पड़ता था। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में, एक ही साल में, देयर वाज एट लीस्ट 1 मेजर फेमाइन एवरी 10 ईयर्स। अब एक ही पीरियड में 10 सालों के अंदर एक बड़ा कैद ज़रूर पड़ता था। एक ही पीरियड, एक ही सदी के अंदर हर 10 साल के अंदर एक बड़ा कैद ज़रूर पड़ता था। देयर दीज वर ग्रेट जनरल फेमाइंस, ये जनरल आम तौर पे फेमाइंस क्या थे, व्हेन अ लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड। ये वो फेमाइन हुआ करते थे जिसमें एक बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी उसमें अफेक्ट करती थी, उनको असरअंदाज होता था। बट देयर वर मैनी मोर लोकल फेमाइंस, लेकिन ये उसमें इसके अलावा, जनरल फेमाइंस के अलावा लोकल फेमाइंस भी, आम तौर पे छोटे मोटे फेमाइंस भी हुआ करते थे यूरोप के अंदर। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दीज फेमाइंस, हम इन फेमाइंस का आइडिया जो है हम ले सकते हैं फ्राम आर फोकलर। फोकलर जो लोक कहानी होती है, लोक कहानी कौन सी होती है, जो फ्राम पर्सन टू पर्सन कैरी होती रहती है, जो हमारे बाप दादा ने सुनी, फिर आगे हमें सुनाई, फिर हम आगे अपनी नस्ल को सुनाएंगे। अब ये एक नस्ल दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने जो स्टोरी होती है वो फोकलोर होती है, लोक कहानी से उर्दू में कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारी जो लोक कहानी है, हम उसमें भी फेमाइंस का हवाला पढ़ सकते हैं। द स्टोरीज़ ऑफ रॉबिन हुड, कार्टून बड़े फेमस है, मैं खुद बड़े पसंद करता हूँ। तो रॉबिन हुड की जो स्टोरीज़ है, अब रॉबिन जो है, जो कार्टून देखते हैं, कार्टून लवर्स उन्हें पता होगा, आगाही होगी रॉबिन हुड के बारे में, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। रॉबिन क्या किया करता था कि रॉबिन ये चोर हुआ था, ये चोर था। अब ये चोर होता है, अब ये ऐसा चोर है, इसकी चोरी करना जो है ये अमीरों के लिए फ़ायदा है, ये नुकसान दिया, गरीबों के लिए फ़ायदा मंद है। कैसे कि इसका काम था कि अमीरों से लूटना और गरीबों के अंदर तकसीम करना। अमीर जो है उनके पास बड़े बड़े जंगलात हुआ करते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, उनके पास अनाज गोदाम हुआ करते थे। इसने उनके जंगलात से शिकार करना, उनके अनाज से गल्ला निकालना
और ये गरीबों के अंदर तकसीम करते हैं। अब ये रॉबिन हुड की जो स्टोरी है, ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शार्टेज। रॉबिन हुड की स्टोरी में भी क्या होगा कि लोकल फूड शार्टेज हुआ करेगी, विद रॉबिन हेल्पिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। रॉबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वो खाना तकसीम कर होता। रॉबिंग द रिच, रिच को रॉब करता, जो अमीर लोग होते थे उनको ये रॉबिंग से, रॉबर से रॉबिंग, फिर अब रॉबर और रॉबिंग है। रॉब आपको पता है छीनने को कहते हैं, रॉबरी जो होता है छीनना, जो मोबाइल छीन लेते हैं, जो पैसे छीन लेते हैं। अब इस तरह जो रॉबिंग करते हैं रास्ते के अंदर। अब ये क्या करता था, रॉबिंग द रिच, छीनता था रिच अमीरों से, टू फीड द पुअर, गरीबों को खिलाने के लिए। और पोचिंग फॉर देम, पोचिंग स्टीलिंग, चोरी करता था, पोचिंग फॉर देम, ये पोच स्टील चोरी करता था, फॉर देम उनसे, फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट। अब गरीबों के लिए पोचिंग करता था, ये गरीबों के लिए ये अपनी अशिया जो है वो इकट्ठी करता था अमीरों से। एंड फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट, रॉयल कहते हैं जो शाही होता है, जो किंग होता है, किंग के फॉरेस्ट से ये चोरी करनी इसने और गरीबों के अंदर आके इसने तकसीम करना। मतलब ये ऐसा करैक्टर था, बुरे काम करता था लेकिन इसके बावजूद लोगों की हमदर्दी हासिल करता था। इसके बुरे काम भी लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुआ करते थे। ख़ास तौर पे ये गरीबों का बड़ा ये खैर ख्वाह हुआ करता था, हमायत करता था गरीबों की। बट फेमाइंस इन यूरोप, जैसा ये देखें, अब ये तो आपको मैंने बताया यूरोप के फेमाइंस के बारे में ये पैराग्राफ है। अब ये फेमाइंस जो फेमाइंस ऑफ द वर्ल्ड है, एक क्वेश्चन आता है यूरोप के फेमाइंस लिखें, एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड के फेमाइंस लिखें। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो वर्ल्ड के फेमाइंस है। बट फेमाइंस इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वो यूरोप के फेमाइंस है हैव बीन मच लेस सीरियस, वो कम सीरियस हुआ करते थे इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में यूरोप के फेमाइंस कम सीरियस हुआ करते थे। इन चाइना हैड 90 मेजर फेमाइंस इन 1 सेंचुरी। एक सदी में चाइना के अंदर 90 बड़े कहत पड़े, 9.5 मिलियन, 9.5 मिलियन, 9.5 आपको पता है 95 लाख जो बनते हैं, 9 मिलियन 90 लाख, 5 मिलियन 5 लाख, और 9.5 मिलियन 95 लाख जो लोग थे पेरिस्ड इन अ सिंगल फेमाइन। चाइना की बात की जा रही है। अब फेमाइन ऑफ द वर्ल्ड है कि सबसे पहले चाइना की तरफ फेमाइन है जिसमें 95 लाख जो लोग थे पेरिस डाइड, वो लुकमाए अजल बन गए, वो मर गए इन अ सिंगल फेमाइन, सिर्फ एक फेमाइन के अंदर, एक कैद के अंदर 95 लाख लोग जो थे भूख की वजह से मर गए। विच स्वेप्ट, अब ये जो स्वेप्ट स्प्रेड, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना, ये जो कहत था ये नॉर्थ चाइना, चाइना के शुमाल की जानब भी फैला इन द लास्ट सेंचुरी, सदी के आखिर में। द रशिया फेमाइन इज़ 1921। रशिया के तो चाइना का वाला था कि दुनिया के अंदर फेमाइन आपने लिखने हैं। पहला फेमाइन चाइना का था जिसमें 95 लाख लोग मरे। अब उसके बाद रशियन फेमाइन, रशिया के अंदर फेमाइन है इन 1921-22 में, किल्ड सेवरल मिलियन, उसमें भी लाखों लोग मारे गए रशिया के अंदर भी। 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर भी फेमाइन है जिसमें 10 मिलियन 10 लाख के करीब लोग जो थे, 10 मिलियन और 1 करोड़ के लगभग जो लोग बनते थे इन द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। बंगाल में जो फेमाइन है तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग जो थे मारे गए 1969-70 में। एज रिसेंटली 1942 और 1942 में वाला दें बॉम्बे इंडिया का जो शहर है, 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ, एक शहर के अंदर 1 मिलियन 10 लाख के लोग जो थे वो भूखे मार के मौत में चले गए, लकमा अजल बन गए। वैन द राइस क्रॉप फेल्ड, और वजह क्या थी कि चावल की फसल जो थी वो नाकाम हो गई, चावल की फसल तबाह हो गई। इन इंडिया 1964-65, इंडिया का जो साल जो है 1964-65 में, देयर वाज द वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी, दुनिया का सबसे जो वर्स्ट फेमाइन माना जाता है, सबसे बदतर, वर्स्ट वेरी बैड, बदतर जो फेमाइन माना जाता है, वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी, सदी का जो सबसे बुरा फेमाइन माना जाता है, ओइंग टू द फेलर ऑफ मूनसून। मूनसून आपको पता है बारिशें जो होती हैं, अब बारिशें नहीं हुई, ओइंग द फेलर ऑफ मूनसून, बारिशों की कमी की वजह से, बारिशों के लैक ऑफ रेन है। एंड मैनी कंट्रीज गेव एड, मुख्तलिफ ममालिक ने उनको इमदाद भी दी ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे। एंड ट्राइड टू हेल्प, उनकी मदद करने की कोशिश की। होएवर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन जो फूड मंगवाई जा रही थी, जो फूड आ रही थी, वो भी मसले को हल ना कर सकी। अच्छा आप देखिए मसाइल है, कुछ होते हैं कि जो बहुत से ममालिक ने इनकी इमदाद भी की,
काफ़ी ज़्यादा जो थे वो लोग, कई लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो थे इंडिया के अंदर 1964-65 में मरे। बहुत हिट एरियाज़ और बड़े हार्डेस्ट हिट एरियाज़, दूर दराज के जो एरियाज़ थे वहाँ पे उनका नुकसान पहुँचा। अब ऐसे के बहुत से ममालिक ने इनको बहरी जहाज़ भर भर के दिए अपने सामान के। इतनी इमदाद आई कि पूरे मुल्क को अगर खिलाया जाता तो बेशुमार लोगों को आप 2-2 3-3 दफ़ा भी खिलाते तो, लेकिन खाना फिर भी इनके पास बच जाता। लेकिन ये सारा खाना उन लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। वजह कुछ पॉलिटिशियंस थे, लेकिन इसके अलावा कुछ जो वजह बनती है वो इनके पास मैनेजमेंट नहीं थे, रोड्स ब्लॉक थे। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाहें हैं इनकी, बेशुमार शिप्स जो थे, बहरी जहाज जो थे सामान के साथ लदे हुए, वो साहिल समंदर इनके पास जगह कम पड़ गई, इनके पास लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह कम पड़ गई। अब ये देखिए अगर आप पोर्ट में हैं, अब ये पोर्ट जो है एक वक्त में 10 जो इसमें जो शिप हैं अब उसमें लोड अनलोडिंग कर सकते हैं। अगर 10 शिप यहाँ पे खड़े हैं फूड के लिए, फूड लेके, और इसके अलावा कई 100 शिप्स जो थे वो यहाँ पे खड़े वेट कर रहे थे, कई कई दिन वो यहाँ पे वेट करते रहे कि यहाँ पे जगह खाली हो और हम जाके अपना सामान उतार सकें। लेकिन अब इसके अलावा रोड्स वो थी, रोड्स भी ब्लॉक रही हैं और रोड ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा है। और बेशुमार ऐसे इलाके थे जहाँ पे दूर दराज के इलाके ऐसे थे जहाँ पे खुराक नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसके अलावा क्योंकि जो बहरी जहाज़ थे वो अपना सामान लेके कई कई दिन वहाँ पे समंदर के ऊपर ही खड़े रहे, वेट करते रहे। और आपको पता है इंसान भूखा रहे भी तो कब तक भूखा रहे, और जो दूर दराज के इलाके थे उन तक खुराक नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोग जो थे मारे गए थे। इसलिए सबसे सदी का सबसे वर्स्ट वेरी बैड फेमाइन इसे माना जाता है। इसलिए जो ममालिक की तरफ से मदद आई वो भी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच गई, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके अंदर पोर्ट के अंदर इतनी जगह नहीं थी, उनके साले समंदर में इतनी जगह नहीं थी कि एक साथ इतने सारे शिप्स को वो उतारा जाए। इसके लिए जो दूर दराज इलाके थे खासतौर पर अक्सर औकात वहाँ पे भूखे मार गए थे। इवन इफ देयर हैड बीन एनफ अवेलेबिलिटी इन द पोर्ट्स, अब एनफ बेशुमार, एनफ काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी दस्तियाबी थी। पोर्ट्स जो बंदरगाहें थी कुड नॉट कोऑपरेट से है। अब पोर्ट्स जो थे, जो बंदरगाहें थे, कुड नॉट कोऑप विद, वो कोऑपरेट नहीं कर सकी। ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोस, जो भी सामान लाया जा रहा था पोर्ट जो थे वो उनके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर सके। आपको पता है जगह ही कम है, शिप्स उतारे तो कहाँ पे उतारे, कहेंगे दिन शिप्स जो थे समंदरों के ऊपर ही खड़ी रही। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वर सो ग्रेट, और मसाइल जो थे ट्रैफिक कितने ज़्यादा थे, डैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो खाना था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सका टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरिया। आइसोलेट कहते हैं जो एलोन, जो बहुत दूर दराज इलाके थे, और हार्डेस्ट हिट एरिया जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फेमाइन पड़ा है वहाँ तक लोगों तक खुराक नहीं पहुँचाएगी। ईयर लेटर, एक साल के बाद इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स्ट थ्रेट ऑफ फेमाइन। एक साल के बाद इंडिया ने जो है इससे भी ज़्यादा ख़तरा उसके फेमाइन का लगा रहा था। तो ये थे सम ग्रेट फेमाइंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूरोप के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन भी साथ बता रहा हूँ आगे। फेमाइन काज्ड, अब काजिज ऑफ फेमाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ ये। ठीक है, डिस्क्राइब सम काजिज ऑफ फेमाइंस है। ठीक है, वजूहत बताएं फेमाइंस क्यों होते हैं। तो फेमाइन काज बाय मैनी थिंग्स, बहुत सी वजूहत है इनकी। इट मे बी डैट, ऐसा भी होता है डैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हों फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। खाना अब देखिए, अब रोटियां 2 हैं और बंदे खाने वाले 10 हैं, 2 रोटियों को 10 बंदे कैसे खाएंगे। ये है अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, वो आपके पास कम है, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं आपके पास ज़्यादा ही है, मतलब पॉपुलेशन आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये एक टॉपिक हो गया कि एक वजह होगी कि जो फेमाइन आने की वजह पॉपुलेशन का ज़्यादा होना है। इट मे बी डैट क्रॉप्स हैव फेल्ड, दूसरी वजह क्रॉप्स का फेल हो जाना, फसलों का नाकाम हो जाना, ड्यू टू डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। थाउजेंड्स, हज़ारों, इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन, लाखों लोग मरते हैं भूख की वजह से। बिकॉज ऑफ फेमाइंस, इन कैद की वजह से। कास्ड बाय द लैक ऑफ रेन, तीसरी वजह लैक ऑफ रेन, बारिशों का कम होना है। ये 3 वजूहत राइटर ने बताई है कि फेमाइंस की जो मेजर वजह है। इनफैक्ट दर हकीकत इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया है, नॉट ओनली इज़ देयर नॉट एनफ फूड, आज की दुनिया में ना सिर्फ हमारे पास खुराक की कमी है, बट ईच ईयर, लेकिन हर साल देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट। देखें हमारा कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे नहीं है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, वो हमारा इजाफा बताएगी आपको आबादी में किस कदर तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है।
कि देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, बहुत से लोग पैदा होते जा रहे हैं टू ईट इट खाने के लिए, आखिर खुराक कम है और ऊपर से हर साल हर रोज़ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर लोगों की तादाद इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, रैपिडली फास्टली इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। रादर लाइक अ गाइगेंटिक स्नोबॉल, गाइगेंटिक ह्यूज, एक बड़ा स्नोबॉल। अब वो कुछ इस तरह मिसाल देती है, अब ये बर्फ़ की एक पहाड़ी है, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक स्नो बॉल, आपके पास एक छोटा सा बाल है, आपने स्नो का बाल, एक बर्फ़ का बाल बनाया है। अब इस बाल को जब जो आप इधर से यहाँ से आप हिट करते हैं, इस नीचे की तरफ यहाँ पे गिरे, अब जब आप देखेंगे अब ये सारी बर्फ़ की पहाड़ी है, जब ये थोड़ा नीचे आएगा तो इतना हो जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा तो इतना हो जाएगा, और जब सबसे नीचे पहुंच जाएगा तो इतना हो जाएगा, क्योंकि जूं जूं नीचे गिरता जाएगा अपने साथ बर्फ़ को लपेटता जाएगा, और जूं जूं बर्फ़ लपेटेगा उसका साइज़ और बड़ा होता जाएगा। ये इसने पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन की एग्जांपल दी है कि हाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखिए शुरू में इतना था बाल, जब नीचे आया तो इतना हो गया, फिर आया तो इतना हो गया, फिर नीचे आया तो इतना बड़ा बाल हो गया। पॉपुलेशन शुरू में इतनी थी, फिर थोड़ी सी आगे साल गुजरे तो इतनी होगी, फिर साल गुजरे इतनी होगी, फिर साल गुजरे इतनी। आप इन्हें स्नो बॉल की एग्जांपल लेके पॉपुलेशन में इजाफे के उसने फ़र्क बताया। इसी इजाफे का फ़र्क मैं आगे अब ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज रैपिडली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ गैगेटिक स्नो बॉल, एक बड़ा स्नो बॉल है, उसी एग्जांपल देके कहता है पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर। मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कैसे स्नो बॉल जो जो नीचे आएगा ना सिर्फ वो बड़ा होता जाएगा, एज इट रोल्स, जो जो वो रोल करेगा, जो जो वो नीचे आएगा, बट गोज फास्टर एज वेल, लेकिन तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा ये। अब जो जो नीचे आता है उसकी रफ्तार और तेज़ होना शुरू हो जाएगी। 500,000 ईयर्स एगो, 500,000 500 साल पहले अगर आप देख लें, अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो आबादी थी वाज वेरी स्मॉल, बड़ी थोड़ी थी, बट सिंस देन, लेकिन फिर क्या, इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज बढ़ना शुरू होगी, अनटिल जब बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 to 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन जो आबादी थी। द नंबर्स डबल्ड बाय 1650, अब 1650 में 1850 में डबल अगेन टू 1000 मिलियन, 200 से 300, फिर उसके बाद 1000 मिलियन होगी, 100 मिलियन होगी, 1000 मिलियन होगी। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 300 मिलियन, अब 3000 मिलियन, 3000 मिलियन जो है वो आबादी उसकी, जो जो वक्त आते आगे ज़्यादा है आबादी में इजाफा होता जा रहा है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट, इस शरह के साथ बढ़ रही है, विच वुड डबल द नंबर्स, अब ये नंबर्स डबल हो जाएंगे इन ओनली 40 ईयर्स, सिर्फ 40 साल में नंबर डबल हो जाएगा। और ट्रेमेंडस, इनॉर्मस, ट्रेमेंडस, ह्यूज, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बड़ी हद तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी तबाह होती जा रही है, आबादी की तबाहीकारी होती जा रही है, इज़ टेकिंग प्लेस, वाकई हो रही है, बड़ी हद तक आबादी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, तो ये अंदाज़ा लगाया है, कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, डैट अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड इन सम वे, अगर इस ग्रोथ को रोका ना गया किसी तरह से, विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, सिर्फ 2 या 3 सदियों में, देयर विल ओनली बी एनफ रूम, सिर्फ थोड़ी सी जगह, रूम मीन स्पेस, अगर आबादी ऐसे ही बढ़ती रही, आबादी को कंट्रोल ना किया गया, सिर्फ थोड़ी जगह रह जाएगी ऑन द अर्थ, ज़मीन पे, फॉर पीपल टू स्टैंड अप, कि लोग खड़े होने की जगह बच जाएगी सिर्फ आपके पास, इतनी आबादी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन, आप यहाँ पे देखें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट कर लें, व्हाट इज़ मीन बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, अब वो बताएगा कि बर्थ रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसकी पैदाइश की शरह क्या है और अमवात की शरह क्या है। अब कहता है बर्थ, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन, व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज है, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन एन ईयर। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, अब वो नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद है, हु बॉर्न इन ईयर, एक साल में कितने लोग पैदा होते हैं, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ हु डाई, अब पैदाइश की शरह ज़्यादा है अमवात की शरह से, पैदा होने वाले लोग एक साल के अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन मरने वाले लोग उस साल के अंदर कम है, ठीक है। अब वो मिसाल देगा, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये फ़र्क है बर्थ रेट और डेथ रेट में, क्या, पैदाइश की शरह ज़्यादा है, पैदा ज़्यादा लोग हो रहे हैं, मरने वाले लोग कम है। ये फॉर एग्जांपल जैसे कि इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में, द बर्थ रेट फॉर 1963 में यूके का वादा कह रहा है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन वाज 18.2, अगर आप 1000 आदमी की एक शरह ले लेते हैं तो 1000 में 18 बंदे फालतू हैं, ठीक है, 18 की शरह से 1000 में 18 बंदे जो हैं एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, ठीक है। एंड द डेथ रेट जो है 1000 में जो मरने वालों की शरह वाज 11 है। देखिए जो इजाफा हो रहा है वो 18 का हो रहा है,
लेकिन इसके साथ मरने वाले जो हैं वो 11 है। अब 18 को आप 11 के साथ अगर माइनस करें तो फिर आप देखें पैदाइश की शरह ज़्यादा है या अमवात की शरह ज़्यादा है। पैदा में 18 बंदे ज़्यादा है, मरने में 11 बंदे हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंट को अब मैं एक साइड पे करके द पॉपुलेशन इज़ देयर फॉर ग्रोइंग, फिर भी आप देखें 18 बड़ा है या 11 बड़ा है। डेफिनेटली जो 18 का फिगर है वो बड़ा है। 18 को 11 से अगर आप माइनस करें, 18.2 को 11.6 से आप माइनस करें तो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 पॉपुलेशन। इसका मतलब है राउंड अबाउट आपके पास 6 बंदे एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं। इन द पास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ बेबीज बॉर्न। अब पास्ट माजी में फ्रैक्शन फ्यू बेबीज ऑफ बॉर्न ग्रू अप, बहुत थोड़े बच्चे जो थे वो बड़े होते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज, जो इंडस्ट्रियल जो सनती ममालिक है ऑफ द वेस्ट के मगरब के 19 आउट ऑफ 20 बिकम्स अडल्ट। अब देखें वो शरह अमवात जो थी ज़्यादा थी पास्ट में, इसलिए आबादी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज की जो ममालिक है उसमें शरह अमवात जो है वो शरह अमवात थोड़ी होती जा रही है। 19 आउट ऑफ 20 बिकम्स अडल्ट। पहले बच्चे मर जाते थे, आज जो है 20 में से 19 बच्चे बड़े हो रहे हैं। वन कपल, अब कहता है हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कैसे हम कंट्रोल करें। वन कपल, एक जोड़ा जो है उन एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट 2 चिल्ड्रन, सिर्फ ये है बच्चे 2 ही अच्छे। हर जोड़ा 2 बच्चे पैदा करे टू रिप्लेस देमसेल्व्स, जो अपने वलदैन को रिप्लेस करे। आपने 2 बच्चे पैदा किए, आपकी जगह को रिप्लेस करेंगे, आपके मरने के बाद वो आपकी जगह पे, एंड कीप द पॉपुलेशन द सेम लेवल, फिर आपकी पॉपुलेशन सेम रह जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें 2 वलदैन और 2 बच्चे, अब ये अपने वलदैन को रिप्लेस कर देंगे, पॉपुलेशन जो है वो सेम जा रही है। लेकिन अब वलदैन 2 हैं और बच्चे 3 हो जाएंगे, 2 तो वलदैन को रिप्लेस करेंगे, एक फिर भी आपके पास फालतू है। इसी बात को वो आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। अब उसके बाद अमंग द वेस्टर्न नेशंस, जो वेस्ट की नेशन है, मगरबी अक़वाम जो है, द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन डिक्रीज इन द डेथ रेट में जो कमी है हैज़ बीन फॉलोड। अब डेथ रेट को उन्होंने फॉलो किया है आफ्टर एन इंटरवाल कहते हैं स्पेस को, एक काफ़ी वक्फे के बाद, ड्यूरेशन के बाद उन्होंने अपनी डेथ रेट को भी उन्होंने कंट्रोल किया है बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट। अब डेथ रेट तो उन्होंने डिक्रीज़ किया लेकिन बर्थ रेट को भी डिक्रीज़ कर दिया है। दैट द पॉपुलेशन इज़ नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट। देखें अगर डेथ रेट वहाँ पे कम है तो बर्थ रेट भी कम है, ये पॉपुलेशन का इजाफा है, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। बट इवन इन दीज एरियाज, लेकिन फिर भी इन इलाकों में वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे उनके पास थोड़े हैं, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। बेशक बच्चे थोड़े हैं, ठीक है, अगर 2 के बजाय आप देखें आप 3 बच्चे हैं, आप कहते हैं हमारे बच्चे सिर्फ 3 हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। कैसे इजाफा हो रहा है आपको पता है, 3 बच्चे होना भी, 2 तो रिप्लेस करेंगे लेकिन एक बच्चा फिर भी फालतू, इसका मतलब है 1% से आपका आबादी में इजाफा होता जा रहा है। अब यही कह रहा है कि लो बर्थ रेट भी, लो डेथ रेट मीन्स अगर पैदाइश की शरह, अमवात की शरह जो है वो कम है, पैदाइश की शरह ज़्यादा है। पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादा है, मरने वाले बच्चे कम है, फिर भी आबादी में इजाफा होगा। अगर डेथ रेट कम है इसका मतलब पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग फेयरली, फिर भी आबादी जो है वो इजाफा होता जा रहा है रैपिडली, तेज़ी के साथ। इन द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वेयर ऑन एन एवरेज ईच वुमन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन। अब क्या कि एवरेज अगर निकाली जाए, हर औरत के 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन, द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट हाफ एज में अगेन एवरी जनरेशन। आप देखें एक बच्चा फिर भी फालतू है, हाफ जनरेशन जो है अब 3 है, 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 बच्चे वलदैन को रिप्लेस करेंगे, एक बच्चा फिर भी फालतू है। इसका मतलब है अब 2 बच्चे हैं, 2 में से 1 बच्चा फालतू है, तो ये हाफ पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन फिर भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये था पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ का सबसे बड़ा जो इसमें कि कैसे आबादी जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेथ रेट है वो कम है और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है। जब डेथ रेट, मरने वालों की शरह कम होगी, पैदा होने वालों की शरह ज़्यादा होगी, डेफिनेटली आबादी में इजाफा होगा।